बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। हालात देखने में तो खौफ आता है, मुल्क में हो क्या रहा है। बदकिस्मती है कि हालात की वजह से मुल्क में जाने वालों की जो तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है। ऑयल और गैस की तलाश के हवाले से तमाम जो गैर मुल्की कंपनीज हैं पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी हैं। अब अगर बाहर की बात करें तो बाहर की कंपनियों को बुलाया जा रहा है, जबकि हमारे अपने जो थे वो लोग पाकिस्तान से जा रहे हैं, अब भाग रहे हैं। तकरीबन 8036 कंपनीज पाकिस्तान छोड़कर दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर हो चुकी हैं और साल सिर्फ जनवरी से जून तक इस दौरान 6 माह में 3968 पाकिस्तानी कंपनीज जो थी उन्होंने दुबई जाकर अपने आप को रजिस्टर करवाया। हालात किस नौयत के हैं और जो और इसीलिए जो हड़ताल की गई वो किस नौयत पे कहाँ जाके खत्म हुई, बात करते हैं आसिम सिद्दीकी साहब से जो कि एंकर और एनालिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, जमात इस्लामी हो या ताजिर एसोसिएशन की तरफ से जो मुल्क भर में महंगाई हुई है और बिजली के जो इजाफी बिल हैं उनके खिलाफ मौसर बड़ी अच्छी बड़ी असरअंगेज एक हड़ताल हुई है। हाँ, इससे इख्तिलाफ किया जा सकता है कि उसकी कॉल जो थी वो जमात इस्लामी ने दी थी या ताजिर एसोसिएशन ने दी थी, लेकिन बहरहाल अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में बड़ी अच्छी हड़ताल रही है। तो आप क्या कहते हैं, चार्जशीट नहीं रही इस हुकूमत के खिलाफ? देखिए, सबसे पहले तो हड़ताल जो थी वो ऑल पाकिस्तान जो ताजिर एसोसिएशन थी उन्होंने की थी। जमात इस्लामी ने तो अपना गोलागंडा जो है वो कोशिश की थी कि उसके शहीदों में नाम लिखवा लें, और उसके बाद मेरा ख्याल है कि वहाँ से एक बड़ा सख्त जवाब भी जमात इस्लामी को आया था कि हमें आपकी जो है वो ज़रूरत नहीं है, ये हम ताजरान जो हैं वो इस चीज़ को कर रहे हैं, तो हमें सियासत में ना लेकर आए। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त उनका वो था कि उन्होंने एमक्यूएम ने उसमें ऐलान नहीं किया था लेकिन हिमायत ज़रूर की थी। लेकिन जमात इस्लामी जो है ना वो बढ़ के आगे आके उनके उसको ऐसा लग रहा था कि सियासी बना रही है। तो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि जो हालात इस वक्त चल रहे हैं स्पेशली बिजली के हवाले से, और मैं समझता हूँ उस पर तो हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते नहीं बल्कि ठीक ठाक ताजरान को जो है ना एक दफ़ा फैसला करके मार्केट में आना चाहिए। और जिस तरीके से आज़ाद कश्मीर के लोगों ने ये बातें मनवाई हैं अपनी, उस तरीके से मनवाना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर आप जिस तरह टैक्स ले रहे हैं, जिस तरह हर थोड़े दिन बाद सिर्फ हम ये सुनते हैं कि जी ये प्राइस बढ़ गया, वो प्राइस बढ़ गया, और फिर हमारे पास कोई मेरे पास कोई स्पेशल कोई ऐसा जिन नहीं है, कोई ऐसी चिड़िया नहीं है, कबूतर नहीं है जो मुझे सही इत्तला दे। मैं पाकिस्तान की जो खबरें होती हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया होता है, उसको देख के हम अपना तज्जिया देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जो मीडिया है, जो पाकिस्तानी मीडिया है, उसके हिसाब से तो पाकिस्तान का जो इस वक्त सिस्टम है, जो बिजली का जो लोग चार्ज कर रहे हैं वो तो 60-70% सारे पॉलिटिक्स में है, सियासत में है। तो मेरा ख्याल है कि इनको एक शटडाउन देना चाहिए और बताना चाहिए कि नहीं, अगर आप ये इस पे वो नहीं कर सकते तो भाड़ में जाएं, माजरत के साथ मेरी वो, फिर आप हमें कबूल नहीं है। तो ठीक है, आपने जितना कर लिया। अभी मैं फिर सुन रहा था कि बिजली के प्राइस फिर बढ़ गए। बिल्कुल, मैं आपको बता देती हूँ, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली की कीमत में इजाफा इस तरह से किया गया कि 1 रुपए तकरीबन 2 रुपए के करीब फी यूनिट है। कराची में हमेशा बिजली उससे डबल हो जाती है। ये भी एक देखे ना, ज्यादती की बात है कि कराची से आप सारे टैक्स भी लें। कराची जो है वो एक छोटे छोटे इलाकों के टैक्स जो है पूरे शहरों के टैक्स के बराबर होता है दूसरे सूबों के। तो ये एक ज्यादती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अवाम जो है ना वो बेहिस और बेशरम हो चुकी है। माजरत के साथ पीटीआई के लोग यही बातें सोशल मीडिया पे करते थे कि अवाम बेहिस और बेशरम हो गई है, निकलती नहीं है। आज मैं भी यही कहता हूं कि वाकई ये हकीकत है कि हमारी अवाम बेहिस बेशरम नहीं,
बल्कि शायद वो अपने कामों में इतनी, उनको पता ही नहीं है हो रहा कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। जिस दिन उनको ये एहसास होगा, शायद 100 साल के बाद हो जाए, क्योंकि ये जनरेशन तो इस काबिल रही नहीं कि कुछ करे, तो उस वक्त जो है। आसिम साहब ये भी तो नहीं पता ना कि किससे उम्मीद लगा कर बैठे, मतलब हुकूमत तो साफ इनकार कर देती है, वो 40 खानदानों के खिलाफ जो एक ऑडिट है वो होने नहीं देगी, जिन्होंने अवाम को, मईशत को इस कदर चूस लिया है, दिवालिया कर दिया है। और पावर सेक्रेटरी जो पार्लियामान है वो आंखें दिखाता है, अगर आपने थोड़ी सी भी बात की तो कहते हैं जी कौमी सलामती का मसला आ गया। तो फिर आप नवाज शरीफ, जरदारी, इनके लिए ऑडिट भी नहीं होने देते क्योंकि अपनी चोरी पकड़ी जाती है, अलहकार जो है वो सेठ वो पकड़े जाते हैं, तो वो गवर्नमेंट में बैठे हुए। तो फिर ये तो हल ही नहीं है ना, इस तरीके से कितने भी एहतजाज कर ले क्या होगा। देखें, ये कौम जो है, जब टमाटर के प्राइस बढ़ते थे और टमाटर के प्राइस और प्याज के प्राइस ऊपर हो जाते थे, तो ये उस वक्त भी जो है टमाटर खाना नहीं छोड़ते थे। सिर्फ ये शिकायतें करते नजर आते थे, टीवी चैनल के माइक जो है वो हर जगह घूम रहे होते थे कि जी टमाटर महंगा हो गया है। लेकिन इन्होंने टमाटर जो है वो महंगे दामों खरीद के ही खाना बनाना है। तो मेरा ख्याल है कि अब भी ऐसी कौमें जो हैं वो उस पे ऐसे ही होना चाहिए जैसा हो रहा है। मतलब आप इसमें खुश है कि आवाम को जो अज़ियत मिल रही है, आप डिजर्व करते हैं कि आप देखें, मेरे साथ जुल्म हो रहा होता तो मैं बहुत कुछ, मेरे पास अगर गन पॉइंट पे कोई छीन रहा होता किसी, हमने ये चाइना में देखा था कि चाइना या कुछ ऐसी वीडियोस आई थी कि डकैती हो रही है या कोई मर गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो लोग उसके पास से बस गुजर जाते हैं, फिर पुलिस ही आके उठाती है। अभी आप ये देखेंगे जिस तरीके से कराची के अंदर रॉबरीज हो रही हैं, गन पॉइंट पे हो रही हैं, और लोग सामने से निकल रहे हैं। मोटरसाइकिल वाला छीन रहा है, गाड़ी वाला को पता है कि ये मोटरसाइकिल वाला छीन रहा है, वो जाके उसको हिट कर सकता है, मार सकता है, लेकिन वो बोलता है नहीं ये मेरा काम नहीं है, छीन रहा है छीने, मरे वो मरे, मैं बचा हुआ हूं तो बस सही है। तो भाई अब आप बचे हुए हैं, कल की आपकी बारी भी आएगी, तो इंतजार करें, आपकी बारी भी आएगी। अभी आप डरते खौफजदा रहते हुए गुजारें जिंदगी। मैं आसिम साहब गुजर भी तो नहीं रही है, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 1 से 15 मिलीलीटर बल्कि इससे कहीं ज्यादा मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ नौइयत की बारिश हुई है। और सिंध हुकूमत को अगर आप देखें तो बल्दियाती हुकूमत की जो करप्शन है उसका पोल भी खुला, और एक जो बुलंदो बाला दावे थे कि सिंध हुकूमत के तर्जुमान जो थे, जो मेयर कराची है, वो कह रहे थे कि जी ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ट्विटर भरा हुआ है कि जी हमने तो जाके खुश्क कर दिया। आप जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कराची का एक बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जिस गवर्नमेंट ने ट्विटर को पर पाबंदी लगाई है, उस गवर्नमेंट के आला हुक्मरान तबके के लोग ट्विटर पे आके ये बता रहे हैं कि हमने पानी यहाँ से निकाल दिया, देखें जी रोड बिल्कुल सूखी हुई है। अब या तो उन्होंने पहले से ये वीडियो बनाई हुई थी, या कुछ लाजिम है, पूरा शहर तो नहीं डूबता ना, कुछ अच्छे लोग, कुछ अच्छे भी हैं, कैंट के कुछ इलाके होंगे, अस्करी के कुछ इलाके होंगे जिनकी रोडें, वो तो कराची वाले जाने के कौन सी रोड की इन्होंने तस्वीर बना के भेजी है। तो हमने माजी में देखा था कि जब भी बारिश होती थी, या मुस्तफा कमाल को देखा था कि वो घुटने घुटने पानी में जो है वो खड़े होके निकालते थे पानी और बताते थे कि हाँ भाई है पानी, क्या करें, हम कोशिश कर रहे हैं। हमें यहाँ पर जो है वो यकतरफा, हमें ट्विटर भरा पड़ा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, पानी, गटर की लाइनें, ये, लेकिन उन मौसूफ की जो है वो आ रही हैं कि जनाब देखें हमारे लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, पानी है ही नहीं, वो रोड पे जा रहे हैं, पानी नजर ही नहीं आ रहा। सर वो सही कहते हैं, वो पता है क्यों कहते हैं, जब आप उनको आप डिजिटल दहशतगर्द कहते हैं तो उसमें तो आप भी शामिल हो गए ना भाई। आप फेक न्यूज की बात करते हैं, आप मिसगाइड करने की बात करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाने की बात करते हैं, तो ये जो जिस तरह की गलत न्यूज आप दे रहे हैं, गलत तरह की तस्वीरें दिखा रहे हैं, या पूरे कराची की बजाय आप 2-4 जगह की तस्वीरें या वीडियोस डाल देते हैं, तो डिजिटल दहशतगर्दी में तो फिर ये लोग भी आते हैं ना, फेक न्यूज ही हो गई ना। बिल्कुल, मैं भी यही समझता हूँ कि लेकिन बात वही आ जाती है ना कि हमने नहीं देखा कि दूसरी सियासी जमातें, जमात इस्लामी या MQM आके भरपूर तरीके से एक बताएं कि जनाब ये नहीं है, पानी यहाँ पर जमा हुआ है, पानी यहाँ से नहीं निकल रहा। कराची में तो 40 साल पहले भी हमने देखा कि पानी जमा हो जाता था। बाकी फिर आपने वहां पे रह रही हैं, आपको पता है कि कुछ इलाकों में बारिश होते ही पानी जरूर जमा होता है, चाहे कुछ भी कर लें आप। अमेरिका के अंदर ओल्ड टाउन अलेक्जेंड्रिया है, वाशिंगटन से बिल्कुल मिला हुआ है, जब भी बारिश होती है वहां पे घुटनों घुटनों पानी होता है। लेकिन क्या होता है कि उन्होंने उसके लिए चीजें की हुई हैं कि आपकी इंश्योरेंसेस होती हैं,
फौरन जो है बारिश जब भी खत्म होती है तो पानी निकल भी जाता है, फिर उसके बाद इंश्योरेंसेस क्लेम करके उन लोगों को पैसे भी मिल जाते हैं। तो भाई आप भी ऐसा ही कुछ कर लें कि अगर आपको पता है कि इन इलाकों में पानी आता है तो आप वहां पे जाके कुछ देखें, लोगों से बात करें, कारोबारी हजरात से बात करें। अब मैं रोडों को देख रहा था तो मुझे तो लग रहा है पाकिस्तान जो है वो तो 50 साल पहले का पाकिस्तान, 40 साल पहले कच्चा कच्चा जो है ना, जहाँ पे कच्चे के डाकू कहते हैं, मेरे ख्याल में उन्होंने अपना इलाका बड़ा अच्छा कर बिल्कुल, दिया मैं है। समझता हूँ कराची के कुछ इलाके कच्चे के इलाके हो गए हैं। मतलब वहाँ रोड, मैं बसेस चलते हुए देख रहा था शाला, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतने बड़े बड़े गड्ढे थे कि बसेस और मिनी बसेस और ये सारी चीजें बाकायदा एक तरफ हो जाती हैं, मतलब वो जब गड्ढे के अंदर जाती हैं तो और कराची जो कि आपको सबसे ज्यादा टैक्स अभी भी दे रहा है, और उन इलाकों में जैसे जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जहाँ पर बड़े बड़े बाजारों की दुकानें हैं, मतलब जो सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, उनके आगे रोडों का क्या हाल है। तो बस बेहिसी है, बेशर्मी, हम सिर्फ बात कर सकते हैं। हुक्मरान तो मेरा ख्याल है कल भी वैसे ही थे, कल पर भी आपको पता होगा ना, आपको पता होगा कि यहाँ पर जो मेयर का इलेक्शन वो कैसे लड़ा गया था। जी बिल्कुल, मुझे जब आप मेयर का इलेक्शन ही आप खालिस नहीं करा सकेंगे, वहां पर जिनको चाहिए, जो यहाँ के रिहायशी हैं या जो यहाँ के, तो उनको आप नहीं दे सकेंगे। आप यहाँ पर सिर्फ ये बिल लेकर आ जाएंगे कि जी वफाक से सिर्फ जो पैसा है वो डायरेक्ट जो है वो बल्दिया के पास चला जाए। जब आप इस तरह के काम करेंगे तो फिर वही हालात मिलेंगे जो कराची में मिल रहे हैं। मैं समझता हूँ कराची का वाहिद हल या पूरे पाकिस्तान का वाहिद हल, बल्दियाती गवर्नमेंट को आप एक्टिवेट करें और उसके बाद गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की सतह पर फंड जो है उन तमाम बल्दियाती काउंसिलर्स को या जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको डायरेक्ट मिले। ये वजीर आला का जो एक वो होता है ना फिल्टर, इसको हटा देना चाहिए क्योंकि ये सारे पैसे खा जाते हैं सारे। बिल्कुल सर, नूर आलम खान ने बिल में तजवीज किया है कि दोहरी शरीयत वाला जो है वो कोई भी शख्स पाकिस्तान की किसी अदालत में जज नहीं बनेगा, ना सिर्फ वो बनेगा नहीं बल्कि वफादार पाकिस्तान का ही रहेगा। क्या कहते हैं आप इस पे? देखिए, ये इसमें तो मैं बहुत पहले से चिल्ला रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ जजेस नहीं, लॉ इन्फोर्समेंट, अगर आपका एसएचओ जो है वो अमेरिका और यूरोप का सिटीजन है और वो इलाके में उसकी फैमिली जो है वो बाहर है और वो इलाके में जो है रह के जिस तरीके से अपनी जॉब कर रहा है, उसको कोई फिक्र नहीं है कि उसको सिर्फ अपने पैसे कमाने हैं। एक तो ये, दूसरा जजेस पे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं कि ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन धब्बा है कि एक जज बैठा हुआ है जो यूरोपियन सिटीजन या अमेरिकन सिटीजन है और वो हमारे मुल्क के फैसले कर रहा है। लानत हो, मैं हमेशा से ये कहता हूँ, लानत हो उन तमाम जजेस पर जिन्होंने ड्यूल नेशनलिटी रखी हुई है, किसी और मुल्क की नेशनलिटी के साथ पाकिस्तान में बैठ के अपने फराइज कर रहे हैं। लानत है उनके ऊपर। और पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के वीलॉगर रोजाना इस पे प्रोग्राम करें और पाकिस्तान का मीडिया निकाले कि नादरा से इनकी इंफॉर्मेशन निकाले, कहीं से निकाले, एक एक जज को, चाहे वो काजी फायज हो चाहे वो नीचे का हो, इनको निकाले और इनका सोशल बाइकाट करे। इनको गली में, महल्ले में, शहर में चलने की इजाजत नहीं हो। ये लॉ कल नहीं आज और अभी पास हो जाना चाहिए कि आप किसी भी डिफेंस में, चाहे लॉ एनफोर्समेंट, चाहे वो फौज हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आपके पार्लियामेंट हो, चाहे वो आपके जजेस हो, किसी की भी ड्यूल नेशनलिटी नहीं होनी चाहिए। सर, नूर आलम साहब को ये भी चाहिए था ना कि हाजिर सर्विस जो है, ब्यूरोक्रेट है और भी हमारे बहुत से, अगर हम जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उनके पास कोई दूसरी आप उनको नहीं रख सकते क्योंकि वहां पर उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। मैंने ओथ लिया हुआ है कि मैं अमेरिका के साथ लॉयल रहूंगा, सही, ठीक है ना, मैंने ओथ लिया हुआ है ना। मैं कैसे पाकिस्तान के अंदर जाके और वहां पे फॉरेन मिनिस्टर बन जाऊं या वहां पे जाके कोई एडवाइजर लग जाऊं?
मेरा कोई वो बचेगा नहीं, मतलब लॉयल्टी नहीं होगी। मैं तो वहां से चाहूंगा जितना भत्ता कमा सकता हूँ, जितने पैसे कमा सकता हूँ, लाऊं अपनी जिंदगी गुजारूं अपने बच्चों के साथ। सही, लेकिन आसिम साहब पता है क्या, पाकिस्तान में जो है वो जरा ये देखा जाता है कि भाई अभी तो बड़े हालात अच्छे हैं, लेकिन कल को अगर हमें भागना पड़ा तो दोहरी शरीयत हमारे काम आ जाएगी। बिल्कुल यही अब बात आप देख रहे हैं कि जो भी जिसने भी कोई गलत या अच्छा काम किया, या आपको लगा कि हुकूमत चेंज हो गई, तो आज जितने भी लोग उनको लगता है कि अब आने वाली हुकूमत हमें छोड़ेगी नहीं, और फिर वो बाहर की राह लेते हैं। रिटायरमेंट के बाद बाहर जाते हैं, हुकूमत तब्दील होने के बाद बाहर जाते हैं, करप्शन के बाद बाहर जाते हैं। तो ये दोहरी शरीयत को तो हमारा खत्म ही नहीं हो सकता, कैसे खत्म होगा? नहीं, एक एक्शन लेना पड़ेगा अगर आप इस मुल्क के साथ लॉयल हैं। इंडिया ने एक सिस्टम बनाया है कि वो सिर्फ एक पासपोर्ट है आपके पास ना। हाँ, उन्होंने फिर एनआरआई जो है वो बना दी है, वो उनको रिस्पेक्ट भी मिलती है, उनको एज ए मतलब इंडियन ही तस्वुर किया जाता है, लेकिन वो इंडियन नेशनलिटी नहीं रखते हैं। तो उनको फैसिलिटेट करते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं, आपको सब कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान भी ये कर सकता है कि नाइकॉब जो है आप उसको एक्टिवेट कर दें, लेकिन आप सिटीजन नहीं ले सकते किसी दूसरे मुल्क की। ये नहीं हो कि आप करप्शन करें और अमेरिकन पासपोर्ट से पाकिस्तान से भाग जाएं अरबों डॉलर लेके, जो पाकिस्तान में मुस्तकिल हो रहा है। अभी आपने अपने इंटरव्यू में बताया कि दुबई में दर्जनों नहीं और पता नहीं कितनी कंपनियां खुल गई हैं। मुझे आप बता दें कि यकीनन उनके पास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उन्होंने बाहर सेट किया होगा ना, बिजनेसमैन। आप उनको नहीं देंगे, ये बिजनेसेस बेचेंगे और चले जाएंगे, और हुक्मरान आएंगे और अरबों नहीं खरबों रुपए का आपके पास लोन चढ़ाते जाएंगे। मैं तो अब अपने आप को चले, मैं तो अमेरिकन सिटीजन हूँ। आप जो है वो जो है कर्जा अदा करेंगे। फिर जिस तरीके से आप फोन के बिल पे कर रही हैं, जिस तरीके से आप इलेक्ट्रिक के बिल पे कर रही हैं, जिस तरह आप पीटीआई से निकल रहा है, पीटीवी का भत्ता, जो ये खुला भत्ता है ना पीटीवी का, आप एक आदमी से एक घर से एक पैसे ले रहे हैं 50 रुपए, 100 रुपए, 35 रुपए, जो भी ले रहे हैं, मुझे नहीं पता आजकल क्या रेट है। सर टीवी के जा रहे हैं, रेडियो के जा रहे हैं, अब कचरे के भी जा रहे हैं। रेडियो के भी जा रहे हैं जी, रेडियो के लाइसेंस का भी जाता है, टीवी के लाइसेंस का भी जाता है। अभी तो बीच में यही कहा था इन्होंने कि रेडियो के लाइसेंस की भी हम फीस डालेंगे, टीवी की लाइसेंस की तो जा ही रही है, जबकि टीवी आपने देख ही लिया है कि किस तरह पीटीवी हम देखते हैं या बिल्कुल ही नहीं देखते। उसके बाद अब कचरे का भी चला गया है, 400 रुपए कचरे के डाले गए हैं, ऐड किए गए हैं आपके बिजली के बिलों में, जो कि हुकूमत का काम था। तो अब आप बताएं कि फिर बाकी अब सही कहते हैं कि फिर तो आवाम को निकलना चाहिए, तो जो नहीं निकलती। आसिम साहब, इस दफा अगर मैं बात करूं ना पाकिस्तान की, तो यकीन नहीं पाकिस्तान में जो कयामत टूटी है वो बड़ी तकलीफ दे आप कह सकते हैं कि इस दफा हमारे यहाँ पर दर्जनों पुलिस के जो नौजवान थे वो रहीम यार खान में जो थे वो शहीद हुए। उसके बाद देखें तो बलूचिस्तान में 70 से ज्यादा शहरी जो थे वो सिक्योरिटी एहलकार वो शहीद हुए। शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दी अभी भी जारी है। लेकिन हमारे जो गुजरा है ना, वो यके बाद दीगरे इस बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे कि इमरान खान को चांसलर का इलेक्शन नहीं लड़ने देना चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए कि बैरिस्टर अकील मलिक है, उन्होंने भी कॉन्फ्रेंस की, वो कहते हैं कि इमरान खान को इलेक्शन नहीं लड़ सकता, चांसलर बनने के ख्वाब देख रहे हैं, तो कौम को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ ही मजाक कर रहे हैं, सो इनको नहीं बनना चाहिए। आप बताएं इनकी प्रायोरिटी क्या होगी? ऑक्सफोर्ड में जमा कराई गई पटिशन है, ये जो इस वक्त मुल्क के हालात चल रहे हैं वो होनी चाहिए, मुल्क के हालात को देख के प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? देखिए, मुझे तो यही है, मैं तो बोलता हूँ बन जाए एक दफा भाई इमरान खान जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बन ही जाए, तो इनकी छोड़ दे। देखें, ये एक शोशा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अपने ऊपर वो धब्बा लगाएगी। कल को इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की अदालतों से जो है गिल्टी पाए गए और उनको सजा सुना दी गई, तो एक मुल्क की अदालत ने तो सारों ने बरी कर दिया। तो आपको देखें, अब मुल्क की अदालत पे दुनिया का कोई मुल्क उस पे ये नहीं कर सकता कि आपने गलत सजा सुनाई है। एक सजा याफ्ता शख्स अगर फ्यूचर में बन जाता है वो जो, तो उसके बाद इनके पास क्या रह जाएगा कि जी हमारा जो है वो चांसलर जो है वो सजा याफ्ता है। दिस इज टोटली रबिश। मेरा नहीं ख्याल कि ये मुद्दा हमें डिस्कस भी करना चाहिए कि इमरान खान साहब उस सिचुएशन से निकल चुके हैं कि वहाँ वो किसी के चांसलर बने, क्योंकि जो उनके ऊपर केसेस हैं, और करंट सियासतदान तो वैसे भी नहीं बन सकता, या आगे फ्यूचर में आने वाला सियासतदान वैसे भी चांसलर नहीं बन सकता। तो मेरा वहाँ तो बड़े बड़े लोग सदर हैं, कोई वजीर आजम है, कोई किसी जगह पर है, कोई किसी जगह पर है, इतने सारे लोग। इमरान खान अभी भी मैं पढ़ रहा था कि
सैकड़ों लोगों में जो है वो तीसरे चौथे नहीं 5वें या चौथे नंबर पे हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें जब अभी आप देखेंगी आने वाले दिनों में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लोग दुनिया में मतलब उनकी उस यूनिवर्सिटी को माना जाता है, वो कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे कि एक कंट्रोवर्शियल शख्स को जो है वो अपना चांसलर बनाएंगे। इसको पोलाइट लें, इसे दुश्मनी ना बनाएं। मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल नहीं करेंगे और पाकिस्तानी मीडिया को इस स्टूपिड मुद्दे पे डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। आगे देख लें क्या होता है। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा हो, और अगर हो गया है तो मैं तो बोलता हूँ बहुत अच्छा है। अगर हो भी गया ना तो बहुत अच्छा, आइंदा आके देखेंगे ऑक्सफोर्ड पे भी इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगेगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी याद करेगी कि हमने ये क्या गलती की। लेकिन चलें, अच्छा एक ब्रेक ले लें, फिर मैं आपसे। ठीक है नाज़रीन, ब्रेक लेते रहो, उसके बाद दोबारा लौटते हैं, साथ रहिएगा हमारे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपके साथ हैं। आसिम सर, सवाल आपकी तरफ लेके चलूंगी कि इस वक्त जो पाकिस्तानी मीडिया है उसमें वो जो निताशा थी जिन्होंने कारसाज पर एक एक्सीडेंट किया था, उनके लिए कुछ खबरें भी आ रही। खबरें कुछ ये है कि वो 4 या 5 बड़ी कंपनीज की सीईओ हैं, लेकिन ये है कि जो कुछ खबरें ये भी हैं कि वो सीईओ जो है वो खुद सीईओ नहीं है, बल्कि शायद वो जो उनके हस्बैंड है उनकी बहन का नाम भी निताशा है। क्या ये बात दुरुस्त है? अच्छा, ये खबरें हैं बिल्कुल। खबर आप तक भी पहुंची है? देखें, पाकिस्तान के अंदर बदनसीबी यह है कि ऐसी खबरें जो हैं वो आती हैं, उसका कोई ठोस सबूत तो नहीं होता, लेकिन ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि नताशा के नाम बहुत सारे 5 के करीब जो हैं वो डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, जो भी हैं, लेकिन उनकी बहन जो 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 नंद कह लें, तो उनकी जो है उनका नाम भी नताशा है। लेकिन देखें, पाकिस्तान के अंदर ना हर जो कानून है ना उसको आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि या तो आप उसमें से कुछ ऐसे कानून निकालें कि इन ऐसे लोगों को सजाएं मिलें, बाकायदा गवर्नमेंट अपने तौर से सजाएं दें। हम लोग का ईमान एकदम ताज़ा होता है, नहीं जी मैं जो हूँ वो इसको ऐसा टेस्ट केस बनाऊंगा और इस लड़की को फांसी होगी। नहीं जी, ऐसा होता नहीं है। वो घर से ये तहैया नहीं करके निकली थी कि मैंने आज कत्ल करना है, ठीक है। ये इसे कहते हैं कि ना गैर इरादी तौर पे आपके साथ हो गया। हाँ, वो पी के निकली। और मैं अभी एक लॉयर से बात कर रहा था पाकिस्तान के अंदर, तो मैंने उससे कहा कि यार मुझे ये बताओ, तुम इतने अरसे से ये तो आम बात होती है, लाहौर का लॉयर था, तो कहने लगा कि अरे आसिम, इन्होंने अपना केस खुद ही वीक कर दिया कि ये पी के आई हुई है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस तरह का भी है कि अगर उसने पी के कर लिया है तो उसको सजाए मौत तो मिल नहीं सकती, क्योंकि उसने वो दिमागी तौर से प्रेजेंट नहीं थी। तो और हमारे यहाँ दियत का कानून मौजूद है और वो बैक डोर से चल रहा है, क्योंकि जाने वाला तो चला गया, लेकिन जो उसकी फैमिली रह गई है उसके लिए बेस्ट चॉइस ये होती है कि अपने फ्यूचर को महफूज करे। जो बच्चे बीवी बच्चे हैं उनका जो है उनको दियत की रकम मिले। अमेरिका के अंदर ये कानून नहीं है दियत का, उसमें मुजरिम को भी सजा मिलती है जो भी होती है, लेकिन अगर वो अमीर है, उसकी इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस से भी $मिलियन जो है जो बंदा मरा होता है या जख्मी होता है उसको मिलता है। पाकिस्तान के अंदर एक टोटली डिफरेंट इन्वायरमेंट है और हम हर चीज को मजहबी तौर पे भी मजहबी टच भी देना में जरूरी होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर एक नया कानून इस तरह का या इसी कानून में थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा चेंज होना चाहिए कि वाकई अगर आपने फांसी की सजा देनी है तो दियत तो निकाल ही दें। देखें, कंदील बलोच को उसके भाई ने मारा, उसके बाप ने माफ कर दिया, कंदील बलोच का भाई आजाद है। जबकि मैं समझता हूं कि 100% उसको सजाए मौत होनी चाहिए। पाकिस्तान के जुडिशरी पे एक बहुत बड़ा धब्बा है ये कि एक शख्स ने अपनी बहन को गला दबा के इस तरीके से मारा, प्रूव हो गया कि हाँ मारा है, उसके बाप ने उसको माफ कर दिया और वो वापस आ गया। तो भाई बेशर्मी है, मैं क्या कह सकता हूँ। और इस केस में सर क्या करें, अगर वो सामने रोड पे खड़ी हो गए, वो बार बार कह रही है कि तुम मेरे बाप को जानते नहीं हो, तुम मेरे बाप को जानते नहीं हो, तो बस ठीक है, तो फिर अब हर पैसे वाले को दियत देगा, दुनिया में ऐसा होता है, मार देगा, खत्म हो गया। आपको लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा है? ये देखें, जो एलीट क्लास होती है ना, आपको उनका अंदाजा ही नहीं होता उनकी पावर का ना।
कि वो दुनिया में इसी तरीके से ही राज करते हैं। यहाँ पर मैं जो है 4 दफा स्टॉप साइन क्रॉस करूंगा ना तो मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक अमीर आदमी जो है ना वो 4 दफा वो करेगा, वो एक ऐसा लॉयर हायर करेगा, पैसे खर्च करेगा और उसको माफी मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर तबाही की तरफ तो हम खुद ही जा रहे हैं ना। फिर नहीं, कोई तबाही नहीं है, ऐसे ही होता है। लेकिन आपको ये देखो, ये सारे केसेस हम इस तरह करते हैं क्योंकि पाकिस्तान में किसी को भी जो है ना 100 केसेस में 99 केसेस में आपको इंसाफ नहीं मिलता। कराची पुलिस की मैं आपको कराची पुलिस के ट्विटर अकाउंट पे रोजाना वो 4 मुजरिमों को 3 मुजरिमों को कपड़ा डाल के दिखा देते हैं कि जी हमने पकड़ा। मैंने आज तक उनकी इस वेबसाइट पे ना ही इस्लामाबाद ना ही कराची पुलिस के देखा कि वो ये लिखे कि इन 2 मुलजिमों को हमने पकड़ा था, मुजरिमों को या मुलजिमों को, उनको अदालत ने 10 साल 5 साल 3 साल 8 साल सजाएं दी हैं। सजाओं का वो कुछ नहीं बताते, वो पकड़ते हैं, ले जाते हैं और पैसे लेके छोड़ देते हैं। उनका काम ही धंधा चल रहा है। वजीर दाखिला जो है चेयरमैन पीसीबी भी हैं, सेनेटर भी हैं मोहसिन नकवी साहब, बलूचिस्तान में ऑपरेशन की जरूरत नहीं, ये एक एसएचओ की मार है। सर अगर यही काम करना है तो फिर इस तरह से तो 2 काम हो गए ना कि आपको या तो फिर रिजाइन कर देना चाहिए। एक तो ये इस तरह से आपने ये बता दिया कि जो आपके जो एसएचओ मुसल्लह अफराद जो थे क्या कहते हैं वो आए, उन्होंने काम तमाम कर दिया किसी का भी, और आपको लगता है कि ये आपके जो अपने फौजी हैं वो इस काबिल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि पुलिस से ये काम ले सकते हैं तो फिर इतना पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। ये इतना घटिया जवाब था उनका। जब मैंने ये बात सुनी और मैंने खुद सुनी है, जब किसी ने मुझे वो एक छोटा सा वीडियो भेजी थी, इतना घटिया जवाब था ये। एक ऐसे शख्स को आपने इतनी इम्पोर्टेंट जॉब पे बिठा दिया है और क्रिकेट भी उनके हवाले कर दी है। मैं वही कह रहा हूँ, मैं समझता हूँ फिर मैं वही कहूंगा बार बार कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये इतना बड़ा धब्बा है जो नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को हमेशा याद रखा जाएगा, इस बात पे बताया जाएगा। हम गुज़ार पे तो आज तक उंगलियां उठाते हैं ना कि उनको वजीर आला क्यों बना दिया, और इस पे पीटीआई के लोग भी शर्मिंदा है। वो कहते हैं कि हाँ हमसे गलती हुई है, लेकिन क्योंकि पावर किसी और के पास थी तो हम आज ये इस बयान के बाद तो आपने अपनी फौज को कंट्रोवर्शियल कर दिया कि हमारी फौज एसएचओ का काम भी नहीं कर सकती। हाँ, वो इस काबिल ही नहीं है। इस बयान पे उनको रिजाइन कर देना चाहिए या उनसे ये ओहदा ले लेना चाहिए कि आपने अपनी फौज को कंट्रोवर्शियल कर दिया कि वहां पर एसएचओ का काम जो है वो फौज नहीं कर सकती, तो इस फौज की जरूरत क्या है। पाकिस्तान के अंदर मुसलसल दहशतगर्दी हो रही है। बीएलए एक दहशतगर्द जमात है, सबको पता है। जो उन्होंने किया है बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये इस तरह का जवाब जब हमारे मिनिस्टर्स का आएगा तो मैं समझता हूं और उस पे जो है हुकूमती जराए खामोश रहेंगे। एक बेशर्मी का काम तो उस मिनिस्टर ने किया, दूसरी बात हमारे हुकूमती जराए सारे के सारे किसी एक ने उनके मैंने नहीं सुना, शायद दिया हो, किसी ने मुजम्मत नहीं की, किसी ने मुजम्मत आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इस तरह का बयान दें कि एक एसएचओ की मार है। आपने अपने फौजियों को कंट्रोवर्शियल बना दिया है। लेकिन मैं आपको फिर बताऊं, इस कौम को 100 साल अभी चाहिए इस फ्रेज में आने के लिए जहां पे उनको ये पता चले कि सही क्या है गलत क्या है। इस छोटे से बयान ने पूरे पाकिस्तान की जो फौज है उस पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया है। और लगाया किसने? एक मिनिस्टर। इमरान खान के जमाने में एक पीआईए को के पायलट्स को कंट्रोवर्शियल किया था एक साहब ने, और सब लोगों ने उनको डिफेंड किया था, और बाद में क्या निकला, खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो हम एक मिनट, एक्चुअली हम हैं गुलाम। हम बस जो आका ने कह दिया बस वो हम हमारे में इतनी भी तमीज नहीं है कि गलत और सही में जो है वो फर्क महसूस करें। जी आसिम साहब, नवाज शरीफ जो है वो लंदन जा रहे हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो लंदन नहीं जा सकते, एस्टेब्लिशमेंट की जब तक इजाजत नहीं है उससे मशरूत होगी। कुछ लोग कहते हैं कि जब तक वो गारंटीज नहीं देंगे जब तक वो नहीं जा सकेंगे। अब नून लीग के जो 2 लीडर्स हैं वो एस्टेब्लिशमेंट को बता चुके हैं कि मियां साहब लंदन जाकर जाली इनकलाबी बनने की कोशिश कर सकते हैं, और तो फिर बताइए वो पाकिस्तान छोड़ने में कामयाब हो जाएंगे? मुझे बताएं नवाज शरीफ पे कितने मुकदमात अभी कायम है?
वो सारे मुद्दे तो वैसे ही आते के साथ ही आपने देखा ना, वहाँ आपने खुद बता रहे हैं कि पाकिस्तान में आपको ये समझ आ गई ना कि हाँ। तो मुझे एक बात बताएं कि नवाज शरीफ जो है वो क्यों जाएंगे बाहर। अच्छा, नंबर 1। नंबर ये कि अगर वो बाहर जाएंगे तो इससे दूसरों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। नवाज शरीफ जो लेकर आए थे अपने साथ कि मैं इस मुल्क को जो है वो इमरान खान से एक बेहतर हुकूमत दूंगा, इमरान खान के ज़माने में जो कुछ हुआ उससे अच्छा। यस, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं, लेकिन आवाम मुसलसल महंगाई में पिस रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर जो है ख़राब हो रहा है आपका। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे ऐसे पिछले केसेस खुलेंगे जो कि आपको इन्हीं दहशतगर्द जो चल रहा है इसमें इजाफा नजर आएगा। सियासी पार्टीज जो हैं जिसमें फैज हमीद की इन्वॉल्वमेंट थी जो कि साबित भी होती चली जा रही है, आपको नजर आएगा। नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने कौम को मायूस किया है, उनको निकल कर आना चाहिए था और आके भरपूर अपना जो है वो सर वो नाराज है, वो कहते हैं मुझसे कहा था कि वजीर आज़म आपको बनाएंगे 2/3 तो आपको पता है ना। मुझे एक बात बताएं ना कि उनकी बेटी पंजाब की वो है और मेरा ख्याल है कि अकॉर्डिंग न्यूज़ बहुत अच्छा काम कर रही है। 32 अरब का मेरा ख्याल है कर्जा भी चढ़ गया पंजाब पर, लेकिन चले पंजाब के लोगों को वो अच्छा टाइम दे रही है, कर्जे भी माफ कर रही है, बिजली के बिलों में भी रिलीफ दे रही है। लेकिन शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं, अभी मेरा ख्याल है 20 तारीख को, 20 दिन बाद वो अमेरिका में होंगे और अमेरिका में फिर आप देखिए कि वो क्या तकरीर करते हैं, वो कितने चंदा खुल के मांग लेते हैं या अंडर द टेबल कुछ अमेरिका से डील करेंगे, कुछ करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो तो अपने लोगों से एलीट क्लास से पैसा निकलवाने में नाकाम रहा है, जबकि गरीब लोगों के ऊपर इतना बोझ डाल दिया है जिसको वो उठाने के लिए तैयार नहीं है। और लेकिन उनमें बेबसी इतनी बढ़ गई है कि वो अपने लिए आवाज भी नहीं उठा सकते। मैंने आपसे पूछा था कि नवाज शरीफ बाहर जाएंगे नहीं, आपने कहा मैंने कह दिया उनके जाने ना जाने से पाकिस्तान पे कोई असर नहीं होने वाला। नहीं, लेकिन सर एक मसला तो है ना कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। देखिए अगर आप नवाज शरीफ, आपने यार मतलब आप आए हैं, अपने भाई को आपने प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, आप क्यों आए फिर? आप वहीं रहते ना फिर। नहीं, वो कह रहे मैं मुझसे वादा किया गया था कि हम आपको 2/3 मेजॉरिटी देंगे, जब नहीं दी तो मैं नहीं बना, तो 2/3 मेजॉरिटी छोड़ देते हुकूमत, अपने लोगों को खत्म करके इमरान खान साहब को दावत देते कि हुकूमत बनाए आप। क्यों नहीं किया आपने ऐसा? कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज वो भी हुए ना, वो फरिश्ता तो नहीं है ना, कंप्रोमाइज हुए वो तो ठीक है। अब आप शायद मुल्क की बका के लिए शायद कंप्रोमाइज कर लिया, लेकिन हमारे यहाँ बस ऐसी न्यूज बनती है, क्या किया जाए। अच्छा, लास्ट कमेंट में ही सवाल मैं करूंगी कि एक तो पहले तो डिजिटल दहशतगर्द हुआ करते थे, अब आपको मिल जाएंगे डिजिटल डाकू। डाकुओं ने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया। डाकू जो है उन्होंने, शाहिद लुंड है, उन्होंने बड़ा पुलिस को बड़ा ललकारा है और वहां पर उन्होंने ये भी कहा है कि भाई आप हम असला हमारे पास कहाँ से आता है, हमें तो ये पुलिस वाले ही देते हैं और ये पुलिस वाले और हम आपस में दोस्तों की तरह रहते हैं, कुछ इस तरह की उन्होंने बात की है। तो आप बताइए कि जब उन्होंने सारी बातें कर दी तो अब तो ऑपरेशन मस्ट नहीं हो जाता? नहीं, कैसे मस्त होगा जब आपका किसी ने सर पे हाथ रखा हुआ है। आप उज़ैर बलोच भूल गई? उन्होंने महकमा दाखिला पंजाब के नंबर पर कॉल की, उनसे बात की और उनसे इल्तिजा की, बल्कि उनसे रिक्वेस्ट की कि ये जो आपने आपके पुलिस वाले मरे हैं उनकी जो लिस्ट है आपने शाया की है, पब्लिश की है, इसे दोबारा अपडेट करें। हमारा नाम क्यों डाला? हम तो है ही नहीं इसके अंदर। अच्छा, दोबारा डालने के अंदर दूसरे नाम। आप ये देखें कि कराची के अंदर उज़ैर बलोच को भूल गए आप। हाँ। आप मिर्जा, वो जो फहमीदा मिर्जा के हस्बैंड थे जिन्होंने 2 लाख लाइसेंस दे दिए थे लड़ने के लिए, उनको भूल गए। ये एक हमारी सियासी जमातें जो हैं इन लोगों को बाकायदा पालती हैं, सबको पता है, मतलब मेरे और आपसे कोई चीज छुपी नहीं है। यस, इनके सर पे हाथ होता है, इनको असला दिया जाता है और पाकिस्तान की मेरा ख्याल है कि इसको शाबाश देनी चाहिए पाकिस्तान को कि कितना फ्रीडम है कि डाकुओं ने अपना चैनल बना लिया है। मतलब वो वीडियो मैंने देखी, मेरी फॉलो कीजिए, हमें फॉलो कीजिए, आप इसको नहीं, मुझे भी फॉलो कीजिए और इससे दूसरे डाकू को भी फॉलो कीजिए। हाँ, और कुछ एक और वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं हमारा इलाका आइए, आप यहाँ आइए, आप बार बार आएंगे, हमने इस इलाके को ऐसा कर दिया, आप आइए विजिट कीजिए हमारे इलाके में। तो बस मैं समझता हूँ कि इलाका बन गया वो। तो देखें, पंजाब पुलिस के कुछ लोगों ने कच्चे के इलाके में जाने से मना कर दिया
सिंध में मेरा ख्याल है कि सिंध की तारीख का वो मतलब, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आती हैं, आप सारी चीजें नहीं देख सकते, लेकिन जब वो वीडियो आई मैंने देखा कि एक गाड़ी पानी में फंस गई है कच्चे के इलाके में, और उसके बाद वो वीडियो बना रहे हैं और इसमें से एक बंदा रो रहा है कि शायद अब हम नहीं बचे। यार लाना तो इनके ऊपर पूरे सिंध गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट पे कि आपके इलाके में एक शख्स वीडियो पे आके कह रहा है आपको तो ऊपर हेलीकॉप्टर पे फौरन पहुंचना चाहिए। मैं समझता हूँ वो जो आपने एम्बुलेंस बनाई हुई है ना मरियम नवाज ने, उस आपके पास अगर पुलिस के पास हेलीकॉप्टर्स नहीं है तो एयर एम्बुलेंस में अपने लोगों को बिठाते, वहां से रेस्क्यू करते। आपकी ये इतनी बड़ी नाकामी है, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया इस पे खुल के बात नहीं कर रहा क्योंकि सबके अपने अपने इंटरेस्ट है। सही, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सपोर्ट करता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनसे रिलीफ लेता है, कहीं ना कहीं सब कॉम्प्रोमाइज हैं कि मैं समझता हूँ ये तो सिंध और पंजाब की मुश्तरका एक इतनी बड़ी नाकामी है कि आपके लोग वीडियो पर आके कह रहे हैं कि जनाब हमारी जान को खतरा है और आप वहां नहीं पहुंच रहे। यार लाना तो ऐसे जिम्मेदारान पे, आईजी साहब को तो लितर मार के निकाल देना चाहिए कि शर्म नहीं आती कि तुम्हारा बंदे मर रहे हैं वहां पे, तुम्हें पता है और तुम वहां पे हेल्प करने नहीं गए। सिवाय अफसोस करो कोई कुछ नहीं किया जा सकता। आसिफ साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत सारी खबरें पता चली, बहुत सारी खबरों के बारे में आपने हमें बताया और उस पर तज्जिया भी दिया, थैंक यू सो वेरी मच। अपने नाज़रीन से कहूंगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की जो एप्लीकेशन है उसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज को देख सकें। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शाला खान को और आसिम साहब को दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह। थैंक यू। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.